दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत केवल एक आध्यात्मिक देश नहीं बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स और मेडिकल फील्ड में भी पूरी दुनिया को भारत लीड कर रही थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। दोस्तों, आज के दिन और एंशियंट टाइम के जो एजुकेशन सिस्टम में उसमें आसमान जमीन का फर्क है। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है ऋग्वेद से, जो कि बहुत ही पुरानी है, इवन रामायण से भी सदियों साल पुरानी। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए फोकस करवाया जाता था। मेनली वैल्यूज पे फोकस करवाए जाते थे, जैसे कि ह्यूमैनिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड द लव एंड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द ह्यूमन एंड द नेचर। The Indian education was aimed to equip the students with cultural enrichment, cultivated novel ideals and develop their characters and personality. इस एजुकेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द मेंटल, फिजिकल एंड द इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। प्राचीन काल यानी वैदिक पीरियड में स्टूडेंट्स को एजुकेशन अचीव करने के लिए गुरु के आश्रम में जाने पड़ते थे, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता था। आज के स्कूल उस टाइम के गुरुकुल हुआ करता था, और ये गुरुकुल ज्यादातर राजा महाराजाओं ने बनाया करते थे, और स्टूडेंट्स को वहीं पे जाके शिक्षा हासिल करनी पड़ती थी गुरु का सेवा करके, और चाहे वो कोई राज्य का राजकुमारी क्यों ना हो। ये आश्रम भीड़भाड़ वाले इलाके से काफी दूर हुआ करते थे, ज्यादातर जंगल के आसपास या फिर कोई नदी के किनारे हुए करते। और इसी एजुकेशन सिस्टम को वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता था। और यहाँ पर शिक्षण का शुरुआत एक रिलीजियस सेरेमनी से स्टार्ट हुआ करता था, जिसे उपनयन भी कहा जाता था। और दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम उस समय के जहाँ पर हर किसी को बिना कोई रोक टोक शिक्षा हासिल करने की अधिकार दिया जाता था। अभी जैसे ही टाइम के साथ साथ कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और उसे बढ़ावा देने लगे, क्योंकि उस टाइम क्षत्रिय और ब्राह्मण्स उस टाइम सबसे सुपीरियर हुआ करते थे, तो उन लोगों ने ये नियम बनाए कि समाज में एजुकेशन एक कास्ट के बेस पर दिया जाए, और उसके बाद एजुकेशन अपने पोटेंशियल या फिर किसी भी इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि कास्ट के हिसाब से देने लगे। और काफी लंबे समय तक भारत पर यही शिक्षा व्यवस्था रही। और तीसरी शताब्दी में जैसे ही भारत में मौर्य डायनेस्टी आया, तब से एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। मौर्य शासन के टाइम पे ही भारत में अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ, और चाणक्य, चरक और सुश्रुत जैसे महान लोगों का जन्म भी इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। और इसके बाद शुरू हुआ गुप्त डायनेस्टी। इस समय में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बड़े बड़े शहरों में लाए गए और बड़े बड़े विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया गया। यही टाइम पीरियड में नालंदा और वाराणसी जैसे यूनिवर्सिटी में शिक्षा देने के काम शुरू हो गए। यहाँ पर मेडिसिन, फिलोसॉफी, लॉजिक और कला इत्यादि का भी शिक्षा देने के काम शुरू हो गई। उस समय ये पूरी दुनिया की एक लौती यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे इन सब विषयों को पढ़ाया जाता था। ये वो समय था जब भारत पूरी दुनिया के लिए एक एजुकेशन हब बन गया था। चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम का केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिकल, आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में भी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस दिया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मॉडर्न डेज मैथमेटिक्स के कई थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स हमारे इंडियन एंशियंट मैथमेटिशियन को पता थी, लेकिन प्रॉपर दस्तावेज और प्रॉपर पब्लिसिटी ना होने के कारण उनको वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो उनका वेस्टर्न काउंटर पार्ट को मिला था। और अगर उदाहरण के तौर पर अगर मुझे कोई साइंटिस्ट का नाम लेना पड़ेगा तो मैं कहूंगा बौद्ध, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से ज्यादातर ने इनका नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मैथमेटिक्स को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम दिए थे जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रीडिस्कवर किया था। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले पाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, जिसकी मदद से किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस या भी किसी भी सर्कल का एरिया निकाला जा सकता है। दोस्तों, आप लोग ये मानेंगे नहीं, लेकिन उनकी किताब सूर्य सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम जैसी इक्वेशन हमें पाइथागोरस से बहुत साल पहले देखने को मिला है, लेकिन प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर दस्तावेज या फिर कह सकते हैं प्रॉपर पब्लिसिटी ना होने के कारण उन्हें वो रिकॉग्निशन ना मिल पाया। और अगला महान साइंटिस्ट का नाम है आर्यभट्ट। दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आर्यभट्ट का नाम केवल 0 से ही सीमित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट 5th सेंचुरी एडी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर और बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे। आर्यभट्ट ने उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमिकल आधार पे ये बताया था कि अर्थ एक इमूवेबल नहीं है, बल्कि ये रोटेट करता है अपनी एक एक्सिस पे, और ये एक राउंड शेप बॉडी है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हीलियोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था सबसे पहली बार आर्यभट्ट द्वारा, जिसके अनुसार सभी प्लैनेट्स जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने सोलर और लूनर इक्लिप्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था। उन्होंने बताया था लोगों को कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कोई राहु केतु का काम नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जैसे कि ब्रह्मगुप्त,
भास्कराचार्य। भास्कराचार्य से मुझे याद आया कि दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिस्कवर किया था साइक्लिक मेथड, और जिसे यूरोपियंस ने रीडिस्कवर करके उसको इनवर्स साइक्लिक मेथड से पॉपुलराइज किया। और ऐसे ही महावीराचार्य ने भी जॉन नेफियर से बहुत साल पहले एलसीएम निकालने का जो मेथड है वो डिस्कवर किया था। और अभी बात करते हैं हम साइंस का। और साइंस का अगर हम बात करें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कन्नड को। कन्नड ने जॉन डाल्टन से 2600 साल पहले एटॉमिक थ्योरी का डिस्कवर किया था, जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से बहुत ही मिलती जुलती है। और 6th सेंचुरी में अनदर ग्रेट साइंटिस्ट बारहमीरा, जिन्होंने 6 जानवर और 30 वनस्पतियों का नाम बताया था जिसे ग्राउंड वाटर का पता लगाया जा सकता था। और इसके अलावा उन्होंने बृहत संहिता नाम की एक बुक लिखा था, जहाँ पे उन्होंने अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ था। और अगर आप ये कहते हो कि हमारे इंडिया मेडिसिन में बहुत पीछे थे या फिर मेडिकल साइंस में बहुत पीछे थे, तो आप बहुत ही गलत हो। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल बुक भी हमारे देश के ऋषि द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम है आत्रेय ऋषि। चरक ऋषि द्वारा चरक संहिता नाम का एक बुक लिखी गई थी, जहाँ पे डिफरेंट डिजीज और उसके रूट कॉज के बारे में प्रॉपर टोटल डिस्कशन किया गया था। इनफैक्ट दुनिया में मेडिकल सर्जरी को सबसे फर्स्ट इन्वेंट करने वाला इंसान सुश्रियता भी हमारे देश से ही बिलोंग करते थे। आपको राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही एडवांस मेडिकल साइंस लगता होगा या फिर कोई नया लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुश्रियता ने ही 1600 BCE में प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था। इवन कैटरेक्ट सर्जरी या फिर ऑप्थेल्मिक सर्जरी, उसका इन्वेंशन भी उन्हीं द्वारा किया गया था। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी सुश्रित संहिता, जिसमें सर्जरी के अलावा 1100 डिजीज और 760 प्लस मेडिसिनल प्लांट के बारे में उन्होंने लिखा था, जो हमारे आसपास ही मिले जाते हैं। और इसके अलावा प्राचीन भारत ने जितने भी इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है, जो भी बैड लाइफस्टाइल है, उसको निपटने के लिए योग का इन्वेंशन भी किया था। योग करने से इंडिविजुअल और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक हो जाते हैं, जिसे माइंड और बॉडी, ह्यूमन और नेचर में परफेक्ट हार्मोनी स्टैब्लिश होते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे महान भारत के प्राचीन शिक्षा प्रणाली, और इस सिस्टम से निकले हमारे महान साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस के बारे में। इसके बाद 1830 में आता है हमारे इंडियन एजुकेशन के सबसे बड़े चेंज, जिसे इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन के द्वारा। ये वही सिस्टम है जहां पे एथिक्स, मोरल वैल्यूज, फिलोसफी और मेटाफिजिक्स को ड्रॉप किया गया। और सबसे बड़ा चेंज ये किया गया कि जितने भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको सब अब इंग्लिश में रन किया जाएगा। और यहीं से शुरू होती है हमारे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।